हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं प्यारे? तो आज हम आपको हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि 2 नंबर सवाल में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो इस वीडियो को देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके एग्जाम के लिए। सवाल यहाँ पे है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं डेली इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो लाता रहता हूँ। ओके, सुबह 7 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे आना मत भूलिएगा लाइव क्लास में। ओके, तो फिलहाल पढ़ते हैं और देखते हैं आपको इस वीडियो में से कितना सवाल आपको याद है। ओके, उन्हीं से मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको याद नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि इसको नोट करके याद कर ले। रूसी क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे, मतलब ज्यादा लोग जो है रूस में किसान रहते थे, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, है ना। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर परंपरागत ढंग से खेती करते थे, मतलब पुराने ढंग से जिस तरह से बाप दादा करते आ रहा था उसी ढंग से जो है खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी तथा करों के बोझ, मतलब कर मतलब टैक्स होता है, करों के बोझ से वे दबे थे। ऐसे में किसान के पास क्रांति के सिवा कोई चारा ही नहीं था। तो ये देखिए, आपको लगता है सर ये कैसे सवाल याद होगा? आपको जिस तरह से मैं समझा रहा हूं ना, आप भी किसी को समझाओ। अगर कोई नहीं तो समझो दीवाल ही आपका कोई बंदा है, स्टूडेंट है, और उसको समझाओ। तो इस तरह से अगर जब समझा करके आप याद करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में समा जाएगा, याद हो जाएगा। राष्ट्रवाद क्या है? मेरे ख्याल से ये सवाल तो आपको याद होगा, है ना। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, या एक भावना है। क्या? एक भावना है, मतलब लोगों में एक जज्बात है, भावना है, जो किसी भौगोलिक हो या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना बनती है। ये बहुत अच्छा डिफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे है, अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति बोले या तो फिर बोल्शेविक क्रांति बोले, क्योंकि अक्टूबर क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है ना जी। अक्टूबर क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। देखिए, अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। कौन? बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड की जो रेलवे स्टेशन था, बैंक था, डाकघर था, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, जितना भी था ना, सब सरकारी भवन पर जो अधिकार कर लिया था। केरेंस्की रूस सरकार छोड़कर जो है भाग गया। इस प्रकार रूस की महान नवंबर क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, ओके, संपन्न हुई। इस शासन की बागडोर लेनिन के हाथों में आ गया। तो समझ में आ गया कि लेनिन ने जो है अक्टूबर क्रांति के बाद जो है रूस में शासन कौन किया? शासक कौन बना? लेनिन बना था। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। बहुत ही वांटेड सवाल है ये, और एग्जाम में पूछा गया है, इसको तो जरूर याद कर लो, याद नहीं तो। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जो शुरू हुआ था, तो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप, मतलब तुर्की हार गया था ब्रिटेन के हिसाब से, ठीक है ना। ओटोमन साम्राज्य, जो तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था, उसको विघटित कर, उसको समाप्त कर दिया। कौन? ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जीत गया था, तुर्की हार गया था, तुर्की पे कब्जा कर लिया। तो ओटोमन साम्राज्य को क्या विघटित कर दिया, तोड़ दिया, और जो वहां पे अधिकार कर लिया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। जो तुर्की जो देश है, वहां जो शासक हुआ करता, खलीफा हुआ करता था, खलीफा, वहां सुल्तान हुआ करता था, और इस्लामिक संसार का खलीफा, मतलब इस्लामिक टाइप का वहां होता था, ठीक है ना। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो आपको पता है, तो खिलाफत आंदोलन जो वहां तुर्की में शुरू हुआ था, 1919 में शुरू हुआ था। भारत में 1920 में जो इसकी आवाज उठी, और भारत के लोगों भी जो तुर्की के साथ में, तुर्की के सपोर्ट में आए, ठीक है ना। उनके खिलाफ होने, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार जो थे उनको जो है, क्योंकि अंग्रेज जो है भारत में भी कब्जा किया हुआ था, तो यहाँ पे आसान हो गया था, भारत के लिए बहुत बड़ा आसान हो गया था। अंग्रेज का विरोध, ऐसे भी भारत अंग्रेज का विरोध कर ही रहा था, तो तुर्की का भी हेल्प कर दिया भारत, है ना। चलिए, ये सवाल असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? प्रथम जन आंदोलन, जनता का आंदोलन।
असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। प्रथम जन आंदोलन था ये। क्या था? इन जन आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। तो आप अगर पॉइंट बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए क्या है, खिलाफत का, पहले तो खिलाफत का मुद्दा पहला कारण है, खिलाफत का मुद्दा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप नीचे लिखना है, यहाँ पे गलती से लिखा गया, इस पॉइंट को नीचे डालना, ठीक है ना। इस पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे इस लाइन को यहाँ पे। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, यानी कि पंजाब में सरकार लोग बहुत बर्बरता से कार्रवाई कर रहा था। तीसरा है स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने के लिए अवैतनिक पदों पर त्याग करना, मतलब जो इस आंदोलन में सरकार, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने के लिए क्या किए थे, हम भारतीयों ने, हमारे जो रह चुके हैं भारत पुराने लोग, तो उन्होंने क्या किया था ना कि जो अंग्रेजी सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि भारत में, हमारे भारत में जो अंग्रेज लोग आए हुए थे ना, तो हम ही से काम सारा लेते थे, हम ही से सारा काम करवाते थे। हमारा ही सैनिक हुआ करता था ज्यादा करके, ऑफिशियली हमारा भी लोग हुआ करते थे। तो जो भारत के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो भी सरकारी काम था, जो भी अपना अपना पोस्ट पे था ना, उसको त्याग दिया, रिजाइन कर दिया। सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार किया कि कोई भी सम्मेलन नहीं होगा, कोई भी समारोह नहीं होगा। स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, ना तो कोई टीचर जाएगा, ना तो कोई स्टूडेंट जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। और इसमें महात्मा गांधी जी की व्यापक स्तर पर लोगों की सहभागिता रही, मतलब महात्मा गांधी इसमें बहुत ही हेल्प किया। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन। कैसे समझाया जन आंदोलन कैसे था? क्योंकि जनता ने इस आंदोलन का विरोध, इस आंदोलन को सपोर्ट किया और इसको अंग्रेजों को विरोध किया। इस आंदोलन के मतलब कि हम असहयोग, मतलब हम किसी के साथ सहयोग नहीं करेंगे, जो सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी, उसके साथ हम सहयोग नहीं करेंगे, है ना। तो ये सिर्फ मतलब कोई नेता नहीं किया, बल्कि जनता ने किया। देखिए कॉलेज को त्याग दिया, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, है ना, कोई भी सरकारी समारोह नहीं करेगा, जो भी नौकरी में था वो भी अपना रिजाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये सब जनता ने किया, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन भी कहेंगे। चलिए अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे, है ना। मेरे पेन नहीं चल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या है परिणाम? कारण क्या बोला? परिणाम बोला ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, मतलब सविनय अवज्ञा हुआ जो 1930 में, क्या रिजल्ट आया? इस आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार हुआ, है ना। इस आंदोलन से ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। चौथा पॉइंट यहां पे क्या है? इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ बढ़कर या बोलो या बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। यही था इसका परिणाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब एक सवाल यहाँ पे है, शायद इंक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? देखिए पढ़ते हैं। धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए कैथोलिक चर्च ने इंक्विजिशन शुरू किया, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए बड़ी क्योंकि छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ था एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ। अब कम पढ़े लिखे लोगों भी धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए थे, है ना। यानी कि यहाँ पे बताया जाए इंक्विजिशन मतलब ये हुआ कि धर्म को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए, जो धर्म के बारे में बात करते थे उसको दबाने के लिए कैथोलिक चर्च ने इंक्विजिशन शुरू किया कि मतलब कोई भी धर्म के कोई ये नहीं करेगा, धर्म विरोधी, जो धर्म के विरोधी है वो जो विचार जो पैदा हो रहा है उसको दबाने के लिए ये काम शुरू किया गया। विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि किताब से लोग पढ़ने लगा, लोग जानने लगा धर्म क्या होता है, कौन क्या हो रहा है ना, तो किताब पढ़ने लगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन? कैथोलिक चर्च ने, है ना। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि छपाई से नए जब छपाई होता था, कोई भी चीज धर्म के खिलाफ अगर काम हो रहा है ना, तो धार्मिक कुछ ऐसा काम हो रहा, धर्म का जो विरोध कर रहा, तो जो छपाई का जो काम शुरू हो गया था, तो नए नए लोग पढ़ रहे थे, नए टाइप से लोग छाप रहे थे, लोगों की बौद्धिकता बढ़ रही थी, है ना, लोग बहुत कुछ सीख रहे थे। तो इन्हीं नए विचार को फैलाव बड़ी तेजी से हुआ, आम लोगों तक बहुत फैल गया, सब लोग जानने लगा कि अलग अलग व्याख्या करने लगा धर्म के बारे में। कृषक से लेकर बुद्धिजीवी तक बाइबिल की व्याख्या करने लगे। समझ आ रहा ना, बाइबिल है ना, जो धर्म ग्रंथ माना जाता है बाइबिल ईसाइयों का, तो किसान हो चाहे बुद्धिजीवी आदमी हो,
एकदम बाइबल के बारे में भी चर्चा करने लगे। ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया, जिसके कारण इंक्विजिशन ला दिया। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जो कैथोलिक लोग जो है अपने धर्म से, अपने मन से जो भी कर रहे थे धर्म के आड़ में, ठीक है ना, और लोगों को पता नहीं था, तो लोगों ने कैसे जाना, जो किताबें छपी, प्रिंटिंग हुआ, तो इसको दबाने के लिए कि ये सब लोग नहीं जाने, है ना, तो इसीलिए जो है ना ये जो इंक्विजिशन शुरू किया गया कैथोलिक चर्च के द्वारा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें, आपने जहां तक हो सके पढ़िए, पहले सवाल को पढ़िए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना वैसे ही आप मानो कि आप किसी को समझा रहे हो, ऐसा समझा करके याद करोगे, आराम से याद हो जाएगा। ओके, वीडियो क्लास करते कैसे लगी आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।